Assalamu alaikum friends, I hope you are fine. Next question of the paper is question number 51. In which year did Pakistan support China on the Tiananmen Square issue? तो पाकिस्तान ने तियाननमेन स्क्वायर इशू पे या तियाननमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट एंड मैसेकर में 1989 में चाइना को सपोर्ट किया था। एक्चुअली चाइना ने पाकिस्तान से आर्मी ली थी, ट्रूप्स लिए थे, सोल्जर्स एंड वेपन्स एंड ब्ला ब्ला। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में बहुत अच्छा एक इदारा मौजूद है जो प्रोटेस्ट को भगा सकता है, तो चाइना ने उस इदारे की जो एक्सपर्टीज़ है उससे फ़ायदा उठाया था 1989 में। तो ये असल में ये मामला क्या था, इसके बैकग्राउंड और इसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तियाननमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट नोन एज द जून 4 इंसिडेंट विद इन चाइना। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो तियाननमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट हैं उनको चाइना में किस नाम से जाना जाता है, तो जून 4 इंसिडेंट के नाम से चाइना में जाना जाता है उसको। एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, इसमें स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे करप्शन और इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़। बीजिंग में तियाननमेन स्क्वायर एक जगह का नाम है विद इन द सिटी ऑफ बीजिंग। तो स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे। जब टेंशन्स बढ़ी बीजिंग में तो चाइना की गवर्नमेंट ने क्या किया, 20 मई को 1989 में ही 20 मई को उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ऑन द नाइट ऑफ 3 जून 1989, ठीक है, जिस वजह से इसको जून 4 इंसिडेंट भी कहते हैं, क्योंकि 4 जून से पहले 3 जून की रात को गवर्नमेंट ने क्या किया, हैवीली आर्म्ड ट्रूप्स एंड हंड्रेड्स ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स मूव्ड इनटू द सिटी सेंटर। क्या हुआ, पाकिस्तान आर्मी की मदद ली गई, पाकिस्तान से मदद ली गई, ट्रूप्स मंगवाए गए, व्हीकल्स मंगवाई गई और उन्होंने सिटी को क्लियर करवाने के लिए भी, जैसे रिसेंटली हमारे हुआ है प्रोटेस्ट को क्लियर करवाने के लिए रात को आर्मी ने काम किया और वो गायब हो गया प्रोटेस्ट, पता नहीं लोग कहाँ गए। तो इसी तरह से उन स्टूडेंट्स को क्लियर करने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाहिर है इसका नाम तियाननमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट एंड मैसेकर है। तो मैसेकर कहते ही ब्लड शेड को है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर ये हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें पाकिस्तान ने चाइना की मदद की थी, वो तियाननमेन स्क्वायर जो है उसको क्लियर करवाने के लिए, बीजिंग में स्टूडेंट्स को भगाने के लिए जो कि इन्फ्लेशन और करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। मार्शल लॉ वाज डिक्लेयर्ड ऑन 20 मई 1989। उसी जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था ना तियाननमेन स्क्वायर बीजिंग में, उसी के पेश नज़र, उसी के बढ़ते हुए सूरत हाल को देखकर चाइना गवर्नमेंट ने 20 मई को मार्शल लॉ लगा दिया था 1989 में ही। और उसके बाद ऑन द नाइट ऑफ 3 जून 1989 आर्म्ड ट्रूप्स एंड हंड्रेड्स ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स मूव्ड इनटू द सिटी, जिसमें पाकिस्तान की मदद भी शामिल थी। ये तो हम जानते ही हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम प्रोटेस्टर्स को निकालने में, भगाने में बड़ा कमाल रखते हैं। तो इसमें पाकिस्तान ने मदद की थी बीजिंग को क्लियर करवाने के लिए, और पाकिस्तान आर्मी की भी मदद ली थी चाइना ने इस चक्कर में 1989 में। तो इसका करेक्ट आंसर था 1989। चाइना पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये इसमें ऐड कर दिया गया है। ऑन मार्च 2, 1963 साइनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। अच्छा, अब ये आपने याद रखना है कि साइनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट किस चीज़ के बारे में था, तो वो बाउंड्री एग्रीमेंट था चाइना और पाकिस्तान के दरमियान। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्वेश्चन ये है कि वो हुआ कब था। साइनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट वाज साइंड इन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये 1963 में हुआ था। अगर आप याद रख लें कि 2 मार्च 1963 तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 1963 लाजमन याद रखिएगा कि साइनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट कब हुआ था। और फिर ये पूछा जा सकता है कि किस किस के माबैन हुआ था, तो चाइना से हुआ था। वो चाइना के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे चेन जी, और पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स थे। तो इनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था 1963 में, जिसको हम साइनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कर्नल शेर खान वॉज किल्ड इन विच वॉर। तो कैप्टन कर्नल शेर खान साहब कारगिल वॉर में शहीद हुए थे। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कारगिल वॉर वाज फॉट, या व्हेन वाज द कारगिल वॉर फॉट। तो 1999 इसका करेक्ट आंसर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड ही वाज अवार्डेड द निशान हैदर
द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन पाकिस्तान। अब इसमें एक तो क्वेश्चन ये है कि कैप्टन कर्नल शेर खान साहब को निशान हैदर से नवाजा गया है, जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। गैलेंट का सिनोनिम पेपर में पूछा गया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गैलेंट कहते हैं बहादुर को, दिलेर को, तो गैलेंट का सिनोनिम बनता है ब्रेव या करेजियस, और इसका एंटोनिम बनता है कॉवर्ड, ठीक है, यानी बुज़दिल। तो गैलेंट्री अवार्ड मतलब ब्रेवरी अवार्ड, ये पाकिस्तान का हाईएस्ट बहादुरी का जो अवार्ड है वो है निशान हैदर। एंड द अवार्ड हैज़ बीन अवार्डेड 11 टाइम्स। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइम्स द निशान हैदर हैज़ बीन अवार्डेड। तो द 11 इंडिविजुअल्स इन पाकिस्तान हैव बीन अवार्डेड या गिवन द निशान हैदर सो फार। अब तक 11 लोगों को निशान हैदर पाकिस्तान में दिया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट्स अगली स्लाइड पर देखिए। नेक्स्ट स्लाइड देखें। 11 टाइम्स तो दिया गया है निशान हैदर पाकिस्तान में, 10 गिवन टू पाकिस्तान आर्मी, 10 निशान हैदर अवार्ड्स दिए गए हैं पाकिस्तान आर्मी को। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि हाउ मैनी निशान हैदर अवार्ड्स आउट ऑफ 11 हैव बीन गिवन टू पाकिस्तान आर्मी। तो 10 है, और जो टोटल 11 है 10 पाकिस्तान आर्मी को गए तो बाकी एक ही रह जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो किसको मिला। तो एक जो अवार्ड है 11वां वो पाकिस्तान एयर फोर्स को दिया गया। फिर पाकिस्तान एयर फोर्स में किसको दिया गया, राशिद मिन्हास शहीद साहब ने ये एजाज़ हासिल किया कि ही वॉज दी ओनली पाकिस्तान एयर फोर्स ऑफिसर टू रिसीव निशान हैदर। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछा जाता है कि फ़लाँ बंदे का नाम देकर वो पूछ लेते हैं कि इनको किस वॉर में पार्टिसिपेट करने की वजह से निशान हैदर से नवाजा गया। तो हम चूँकि कैप्टन कर्नल शेर खान साहब की बात तो कर ही रहे हैं, तो साथ में हम ये भी याद रख लेते हैं कि हवालदार लालक जान साहब को भी कारगिल वार में पार्टिसिपेशन की वजह से निशान हैदर दिया गया था। ये भी पूछा जाता है कि हवालदार लालक जान ने किस वॉर में पार्टिसिपेट किया या किस वॉर की वजह से उनको निशान हैदर दिया गया। तो वो कारगिल वॉर थी ऑफ 1999, और उनके साथ कैप्टन कर्नल शेर खान साहब को भी निशान हैदर कारगिल वॉर में पार्टिसिपेशन की बुनियाद पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर की लेंथ 599 किलोमीटर्स है। ये न्यू लेंथ है, और जो पुराना करेक्ट आंसर है हमारे पुराने मेजरमेंट के मुताबिक वो 595 किलोमीटर्स है। पेपर में जो भी ऑप्शंस दिए जाएं, आपने उन ऑप्शंस को देखते हुए अपनी समझदारी के मुताबिक उस क्वेश्चन को टैकल करना है। पाकिस्तान और चाइना की बाउंड्री के एग्रीमेंट के बारे में जो साइनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट है 1963 का, उसको हम पीछे इसी वीडियो में एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपने अगर ऑब्वियसली वो सुना है तो आपको पता है कि 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे, और चाइना के शन जी साहब मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था पीकिंग के मकाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड शी राइट अ लेटर टू हर सिस्टर, चेंज द वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, उसको हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आप ये देखिए कि 2 तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसमें अ लेटर और हर सिस्टर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें अ लेटर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, देखें हमारे पास वर्ब है राइट, हमारे राइट वर्ब ने एक्शन परफॉर्म करना है ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब लिखना क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ लिखी जा सकती है, एक ख़त लिखा जा सकता है या एक बहन लिखी जा सकती है। ऑब्वियसली एक ख़त लिखा जा सकता है, तो हमारा डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमारा ये वर्ब एक्शन परफॉर्म करेगा वो अ लेटर है। हर सिस्टर हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में लेकर जाना होता है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ करेंगे, ठीक है। वाज को हम स्टार्ट में ले जाएंगे, फिर हमारा जो एक्टिव वॉइस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ लेटर है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, वाज अ लेटर। फिर हम V3 यूज़ कर लेंगे
रिटन, फिर आ जाएगा टू हर सिस्टर, एंड पे बाय, एंड देन शी का ऑब्जेक्टिव केस हर वो आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वॉज अ लेटर रिटन टू हर सिस्टर बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाटा मर्ज इनटू विच प्रोविंस। बज़ाहिर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये सवालात की भरमार को जन्म देता है। फाटा को मर्ज किया गया था KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू फाटा को मर्ज किया गया था KPK में। तो दैट वाज 25th अमेंडमेंट एंड इट वाज साइंड बाय द प्रेसिडेंट ममनून हुसैन साहब। अब ये सवाल बनता है कि जब 25th अमेंडमेंट पास हुई तो प्रेसिडेंट कौन थे? सदर ममनून हुसैन साहब थे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये सवाल बनता है कि जो 25वीं अमेंडमेंट थी वो कब हुई? ठीक है, तो 25th अमेंडमेंट हुई थी 31 मई 2018, 2018 में 25th अमेंडमेंट हुई थी, ये भी याद रखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये भी पूछा जाता है कि 25th अमेंडमेंट के टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन था? तो वो ममनून हुसैन साहब थे। अब यही फाटा मर्जर बिल भी इसको कहते हैं कि फाटा को मर्ज किया गया था 2018 में 25वीं आइनी तरमीम के तहत, और उसको 70 साल के बाद उसका जो एक अजीब सी हैसियत थी कि वो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया था, उसको एक प्रोविंस का हिस्सा बनाया गया था और वहाँ के लोगों को फंडामेंटल जो राइट्स थे वो मुहैया किए गए थे। सो इट हैपेंड इन 2018 इन द 25th अमेंडमेंट बाय प्रेसिडेंट ममनून हुसैन साहब। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, दे अटैक्ड ऑन मी। इसमें एरर है, इस जुमले को आपने ठीक करना है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनता है दे अटैक्ड मी। इंग्लिश में दो तरह का वर्ब होता है, एक को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं और दूसरे को इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे करेक्ट से इनकरेक्ट होता है, कंप्लीट से इनकम्प्लीट होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का जो इनट्रांजिटिव वर्ब है वो उसका एंटोनिम है, उसका वो ऑपोजिट है। कैसे है मैं बताता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब हर वो वर्ब है, ट्रांजिटिव निकला है ट्रांजिट से। ट्रांजिट का मतलब होता है आगे पहुँचाना, आगे फॉरवर्ड करना, टू मूव फॉरवर्ड, टू पुट फॉरवर्ड। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वाला वर्ब होता है जो अपना एक्शन आगे किसी ऑब्जेक्ट पर डायरेक्टली पुट करता है, उसको फॉरवर्ड करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसी सेंटेंस में देख लें, दे अटैक्ड, उन्होंने हमला किया। हमला करना जो है वो किसी पर हमला होगा। ठीक है, वो दे अटैक्ड मी आ गया यहाँ पर, मी की जगह पे दे अटैक्ड द स्कूल, दे अटैक्ड द मॉस्क। आगे कोई ना कोई जगह, चीज़ या शख्स आएगा जिस पर वो हमला करेंगे। ठीक है, यानी वो ऑब्जेक्ट इस वर्ब को चाहिए, क्योंकि ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इनट्रांजिटिव वर्ब वो वाला वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। जैसे आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूँ। स्माइल ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वो इन इट सेल्फ अपना मीनिंग कैरी करता है, कंप्लीट करता है। द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है। ठीक है, अब स्लीप ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। आगे आप इन द बेड लगा दें या कुछ भी लगा दें तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये है इसकी मिथ, इसकी लॉजिक। अटैक आपका ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद प्रेपोजिशन ऑन नहीं आएगा, दे अटैक्ड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी आस्क्ड मी डैश स्टीलिंग हर पर्स। उसने मुझसे पूछा उसके पर्स को चोरी करने के बारे में। ठीक है, तो शी आस्क्ड मी ऑफ समथिंग ना, यानी किसी चीज़ के बारे में पूछना। शी आस्क्ड मी ऑफ स्टीलिंग हर पर्स, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ कैनाल्स। नहरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो वो वेनिस को कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वेनिस किस मुल्क का शहर है? तो वेनिस इटली का शहर है, और अगर हम इटली की बात करें तो ये एक कंट्री है यूरोप में, और इटली का कैपिटल रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्टली ट्रांसलेटेड होली कुरान इन द सब कॉन्टिनेंट। एक क्वेश्चन तो ये है कि बर्रे सग़ीर में सबसे पहले कुरान मजीद का तर्जुमा किसने किया? ठीक है, शाह वलीउल्लाह साहब ने किया। फिर ये सवाल बनता है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब ने जो कुरान मजीद का तर्जुमा किया वो किस ज़बान में किया? तो उन्होंने फ़ारसी ज़ुबान में किया, यानी पर्शियन में किया, और पर्शिया ईरान का पुराना नाम भी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा क्वेश्चन ये है कि जो तर्जुमा हज़रत शाह वलीउल्लाह ने किया
उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फ़तेह उर रहमान फ़ी तर्जमातुल कुरान। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ ऑपरेशन इन कश्मीर ड्यूरिंग 1965 वॉर, यानी पाकिस्तान की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया था कश्मीर में 1965 की जंग में, उसका नाम क्या था? तो उस ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर। अब ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर वाज डन या हैपेंड इन विच ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर है 1965। दैट्स ऑल अबाउट दीज 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।